ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। अंग्रेजों की बंगाल विजय। ब्रिटिश विजय से पूर्व का बंगाल। मुगल शासन के अधीन बंगाल एक सूबा था और बंगाल के नवाब इस पर शासन करते थे। बंगाल के नवाब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के शासक थे। 18वीं सदी में बंगाल से यूरोप को निरंतर कच्चे उत्पादों जैसे शोरा, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी, रेशम, सूती कपड़े, कढ़ाई बुनाई के सामान आदि का निर्यात होता था। प्रारंभिक 8वीं सदी में ब्रिटेन को एशिया से होने वाले आयात का 60% सामान बंगाल से ही जाता था। बंगाल की व्यापारिक क्षमताएं ही अंग्रेजों के द्वारा इस प्रदेश में ली जाने वाली रुचि का स्वाभाविक कारण थी। वर्ष 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान बंगाल का दीवान नियुक्त हुआ और मृत्यु पर्यंत 1727 ईस्वी तक बंगाल की बागडोर संभाले रहा। इसके बाद उसके दामाद शुजा ने 14 वर्ष तक बंगाल पर शासन किया। इसके बाद 1 वर्ष के अल्प समय के लिए शासन मुर्शिद कुली खान के अयोग्य बेटे के हाथ में आया, लेकिन शीघ्र ही अलीवर्दी खान ने उसका तख्ता पलटकर सत्ता हथिया ली और 1756 तक बंगाल पर शासन किया। ये तीनों ही शासक बड़े समर्थ और सबल थे। इनके शासनकाल में बंगाल अत्यधिक समृद्ध हो गया। बंगाल में इस समृद्धि के कई अन्य कारण भी थे, जैसे एक और जहां शेष भारत सीमावर्ती युद्धों, मराठा आक्रमणों और जाट विद्रोहों से ग्रस्त या और उत्तरी भारत नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से विनष्ट हो चुका था, वहीं बंगाल में कुल मिलाकर शांति बनी रही। इस काल में बंगाल में विदेशी व्यापार की भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 1706 ईस्वी से 1756 ईस्वी तक बंगाल ने अपने निर्यात के द्वारा लगभग 6.5 करोड़ रुपए की चांदी अर्जित की और लगभग 2.3 करोड़ रुपए के सौदे किए। कलकत्ता की आबादी 1706 में 15,000 थी, जो 1750 में बढ़कर 1 लाख तक पहुंच गई और ढाका तथा मुर्शिदाबाद घनी आबादी वाले नगर बन गए। लेकिन समृद्धि की इस जगमगाहट के पीछे की दशा इतनी अधिक निराशाजनक और नाजुक थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह समृद्धि कच्ची ईंटों की दीवार की भांति है, जो तूफान के एक छोटे से झोंके से भरभराकर समुद्र में विलीन हो जाएगी। अंग्रेजी कंपनी को विशेष अधिकार देने से बंगाल प्रांत का प्रशासन बेहद नाराज था, क्योंकि इससे प्रांतीय राजकोष को बड़ी हानि उठानी पड़ रही थी। इसलिए अंग्रेजी व्यापारिक हितों एवं बंगाल सरकार के बीच यह मतभेद का मुख्य कारण बना। 1757 और 1765 की अल्प अवधि के बीच शक्ति का हस्तांतरण धीरे धीरे बंगाल के नवाबों से अंग्रेज़ों को होने लगा, जैसा कि अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाबों को 2 निर्णायक युद्धों में परास्त किया। सिराजुद्दौला और अंग्रेज़। 1740 में सरफराज खान को अपदस्थ कर अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना। वह योग्य शासक था, पर उसका पूरा शासनकाल मराठों से युद्ध में गुजर गया। 1756 में उसकी मृत्यु हो गई। उत्तराधिकार के लिए कोई पुत्र न होने के कारण उसकी 3 पुत्रियों के परिवार से किसी को नवाब बनना था। विवाद हुआ, षड्यंत्र हुए। अंततः सिराजुद्दौला छोटी बेटी का लड़का नवाब बना। बड़ी बेटी घसीटी बेगम, राजवल्लभ और एक अन्य बेटी के पुत्र शौकत जंग की शत्रुता का सामना सिराज को करना पड़ा। इधर कंपनी की उद्दंडता भी बहुत बढ़ गई थी। 1757 से 1765 तक बंगाल का इतिहास नवाब से अंग्रेज़ों को राजनीतिक सत्ता के क्रमिक हस्तांतरण का इतिहास है। इस संक्षिप्त 8 वर्षों के समय के दौरान बंगाल में 3 नवाबों सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम ने शासन किया। सिराज के शत्रु। सिराजुद्दौला 1756 में अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब बना। वह इतना अविवेकी था कि राज्य की उन समस्याओं का सामना ही नहीं कर सकता था जिनके समाधान के लिए उसे नवाब बनाया गया था। सिराज के उत्तराधिकार का विरोध उसकी चाची घसीटी बेगम तथा पूर्णिया के सूबेदार उसके चचेरे भाई शौकत जंग ने किया। नवाब के दरबार में जगत सेठ
अमीचंद, राजवल्लभ, राय दुर्लभ, मीर जाफर एवं कुछ अन्य लोगों का एक शक्तिशाली गुट था और उन्होंने भी सिराज के उत्तराधिकार का विरोध किया। मई 1756 में सिराज ने पूर्णिया के विद्रोही नवाब का दमन करने के लिए पूर्णिया की ओर प्रस्थान किया, परंतु जब उसे कलकत्ता में अंग्रेज़ों के अवज्ञाकारी और उद्दंड व्यवहार का पता चला तो वह राजमहल से ही वापस लौट आया। उसने कलकत्ता पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। तदुपरांत उसने पूर्णिया के विरुद्ध प्रभावशाली ढंग से सैनिक अभियान किया। शौकत जंग पराजित हुआ और अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में मारा गया। सिराज के सौभाग्य का सितारा अब अपने चरम उत्कर्ष पर था। इसी समय उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सूबेदारी पर उसकी नियुक्ति का अनुमोदनकारी शाही मुगल फरमान प्राप्त हुआ। अंग्रेजों के साथ शत्रुता के कारण सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य विवाद और विच्छेद का वास्तविक कारण अंग्रेजों द्वारा बंगाल में अपनी अपनी स्थिति एवं प्रभाव को सुदृढ़ करने से संबंधित उनके प्रयास थे। अंग्रेजों ने सिराज की आंतरिक कमजोरी का लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कलकत्ते की किलेबंदी शुरू कर दी, राजवल्लभ के पुत्र को अपने किले में शरण दे दी। 10 तक का तो वे दुरुपयोग कर ही रहे थे। अपने क्षेत्र में वे बंगाल की संप्रभुता के विरुद्ध भारतीय वस्तुओं पर भारी महसूल वसूल रहे थे। सिराज ने अंग्रेजों से इन सब के लिए विरोध जताया, परंतु अंग्रेज जो कि दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अपनी सफलता से उत्साहित थे, सिराज के आदेश से विचलित नहीं हुए। अस्तु सिराज ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। पहले कासिम बाजार पर और फिर 20 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज़ों ने फुल्ता द्वीप पर जाकर शरण ली। इसी किले की एक कोठरी में कई अंग्रेज़ों को कैदी बनाकर बंद कर दिया गया, जिससे कई अंग्रेज़ मारे गए। काल कोठरी से जिंदा निकले अंग्रेज़ों को सिराजुद्दौला ने मुक्त कर दिया। सिराजुद्दौला के अंग्रेजों से अप्रसन्न रहने का एक कारण यह भी था कि न्याय दंड के भय से भागे राजवल्लभ के पुत्र कृष्णदास को अंग्रेजों ने शरण दे रखी थी। सिराजुद्दौला की जवाबी कार्रवाई से अंग्रेज कलकत्ता से भागकर फुल्टा द्वीप पर पहुंचे। जब बंगाल से अंग्रेजों के निष्कासन की खबर मद्रास पहुंची तो वहां से एडमिरल वॉटसन और कर्नल क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को कंपनी की सहायता हेतु बंगाल की ओर भेजा गया। अंग्रेजों ने जनवरी 1757 में फिर से कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और मार्च 1757 में चंद्रनगर पर आक्रमण कर उस पर भी अपना अधिकार कर लिया। सिराजुद्दौला अल्पवयस्क होने के कारण इन परिस्थितियों से अच्छी तरह निपट नहीं सका और उसने अंग्रेजों से अलीनगर की संधि कर ली। अंग्रेजों ने इस संधि की अवहेलना की और 12 जून को षड्यंत्रपूर्वक दरबारियों से मिलकर क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना भेजी। सिराजुद्दौला ने भी अंग्रेजों का मार्ग रोकने के लिए सेना एकत्रित की, लेकिन उसके सेनापति अंग्रेजों से मिल चुके थे। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध आरंभ हुआ। इस प्रकार सिराजुद्दौला के शासनकाल में कुछ निश्चित कारणों ने अंग्रेजों और उसके बीच रिश्तों को तनावपूर्ण कर दिया, जो निम्न है। नवाब की आज्ञा के बिना अंग्रेजी कंपनी द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी, कंपनी को दिए गए व्यापार अधिकारों का इसके अधिकारियों के द्वारा अपने व्यक्तिगत व्यापार के लिए दुरुपयोग। कंपनी ने कलकत्ता में राजवल्लभ के पुत्र कृष्णदास को शरण दी और वह नवाब की इच्छा के विरुद्ध विशाल सरकारी धन को लेकर भाग गया। इन कारणों से नवाब सिराजुद्दौला कंपनी के साथ नाराज था। कंपनी इस बात को लेकर सिराजुद्दौला के बारे में चिंतित हो गई थी, क्योंकि कंपनी के अधिकारियों को संदेह हुआ कि सिराज बंगाल में फ्रांसीसियों के साथ गठजोड़ करके कंपनी के अधिकारों में कटौती कर देगा। अंग्रेजों के कलकत्ता किले पर सिराज के आक्रमण ने खुले संघर्ष को तीव्र कर दिया। अलीनगर की संधि। यह संधि प्लासी युद्ध के पहले बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच फरवरी 1757 को हुई थी। इसमें अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व क्लाइव और वॉटसन ने किया था। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लेने के बाद यह संधि की गई थी। इस संधि के द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला के बीच सहमति हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह के फरमान के अनुसार व्यापार की सुविधाएं फिर से दे दी गई।
कलकत्ता पर अधिकार करने में अंग्रेजों की जो क्षति हुई उसका हर्जाना नवाब को देना पड़ा। दोनों पक्षों ने भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया। अंग्रेजों को कलकत्ता में सिक्के ढालने का अधिकार प्राप्त हो गया। अलीनगर की संधि के शीघ्र बाद ही क्लाइव ने चंद्रनगर पर आक्रमण करके उस पर भी अधिकार कर लिया। इस संधि का महत्व इसलिए भी है कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध के लिए तात्कालिक कारण के रूप में अलीनगर की संधि के उल्लंघन को ही मुद्दा बनाया था। प्लासी का युद्ध। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच हुई। सिराजुद्दौला की सेना की संख्या लगभग 50,000 थी तथा अंग्रेजों की सेना की संख्या मात्र 3,200 थी। लेकिन सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर के षड्यंत्र में शामिल होने के कारण सेना के एक बड़े हिस्से ने युद्ध में भाग नहीं लिया। जब सिराजुद्दौला को पता चला कि उसके बड़े बड़े सेनानायक मीर जाफर तथा दुर्लभ राय विश्वासघात कर रहे हैं तो वह अपनी जान बचाकर युद्ध क्षेत्र से भाग गया। युद्ध क्षेत्र से भागकर सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद पहुंच गया और फिर वहां से अपनी पत्नी के साथ पटना भाग गया। कुछ समय पश्चात मीर जाफर के पुत्र ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। इस प्रकार अंग्रेजों का षड्यंत्र सफल रहा। मीर जाफर एवं मीर कासिम तथा अंग्रेज। मीर जाफर बंगाल का नया नवाब बना। प्लासी की लड़ाई से पूर्व ही क्लाइव ने मीर जाफर को नवाब का पद देने का वादा किया था। यह सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता का उपहार था। कंपनी को नवाब ने अपनी कृतज्ञता के रूप में बंगाल, बिहार, उड़ीसा से मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की। कलकत्ता के पास 24 परगना की जमींदारी भी अंग्रेजों को मिल गई। ब्रिटिश व्यापारियों एवं अधिकारियों को निजी व्यापार पर भी कर से मुक्ति मिल गई। ये सारी बातें तो सार्वजनिक रूप में हुई। मीर जाफर को अपने अंग्रेज मित्रों के द्वारा किए गए समर्थन के लिए भारी रकम अदा करनी पड़ी, परंतु मुर्शिदाबाद के सरकारी कोष में क्लाइव और उसके अन्य साथियों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। मीर जाफर ने अंग्रेजों को नजराने एवं हर्जाने के रूप में लगभग 17,50,000 रुपए अदा किए। मीर जाफर जैसे ही सत्तासीन हुआ उसने तुरंत निम्नलिखित गंभीर समस्याओं का सामना किया। मिदनापुर के राजा राम सिन्हा तथा पूर्णिया के अली खां जैसे जमींदारों ने उसे अपना शासक मानने से इनकार कर दिया। उसको अपने कुछ अधिकारियों विशेषकर दुर्लभ राय की वफादारी पर संदेह था। उसे विश्वास था कि दुर्लभ राय ने जमींदारों को उसके विरुद्ध विद्रोह के लिए उकसाया था, परंतु दुर्लभ राय क्लाइव की शरण में था, इसलिए वह उसको छू भी न सका। मुगल बादशाह का पुत्र, जो बाद में शाह आलम के नाम से जाना गया, ने बंगाल के सिंहासन पर अधिकार करने का प्रयास किया। अंग्रेजी कंपनी का ऐसा विचार था कि मीर जाफर डच कंपनी के सहयोग से बंगाल में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव में कटौती करने की कोशिश कर रहा था। इस बीच जाफर के पुत्र मीरान की मृत्यु के कारण उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर फिर एक विवाद पैदा हो गया। मीरान के पुत्र और मीर जाफर के दामाद मीर कासिम के बीच इसके लिए संघर्ष हुआ और कलकत्ता के नए गवर्नर बॉन्सीटॉट ने मीर कासिम का पक्ष लिया। बॉन्सीटॉट के साथ एक गुप्त समझौते के द्वारा मीर कासिम कंपनी को आवश्यक धन अदा करने के लिए इस शर्त पर सहमत हुआ कि यदि वे बंगाल के नवाब के लिए उसके दावे का समर्थन करें। मीर कासिम अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य था तथा अंग्रेज़ों की चाल भली भांति समझता था। इसलिए सत्ता को प्राप्त करने के बाद मीर कासिम ने 2 महत्वपूर्ण कार्य किए। अपनी पसंद के अधिकारियों के साथ उसने नौकरशाही का पुनर्गठन किया और सेना के कौशल तथा क्षमता को बढ़ाने के लिए उसमें सुधार किया। कलकत्ता में स्थित कंपनी से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर में हस्तांतरित कर दिया। फिर उसने व्यापार में कंपनी द्वारा दी जाने वाली अनियमितताओं के विरुद्ध कदम उठाने शुरू किए। उसने शाही फरमान के व्यक्तिक उपयोग पर कड़ी आपत्ति की। 1762 के अंत में मुंगेर में अंग्रेज प्रतिनिधि वॉन्सिटॉट ने मीर कासिम से संधि की। इसमें अंग्रेज़ों से ली जाने वाली चुंगी की राशि 9% रखी गई, पर कलकत्ता की काउंसिल ने इस संधि को अस्वीकार कर दिया। मुक्त व्यापार वे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। मीर कासिम जब इस बात से अवगत हुआ तब उसने क्रांतिकारी कदम उठाते हुए भारतीय व्यापारियों को भी कर मुक्त व्यापार करने की आज्ञा दे दी। अंग्रेज़ों ने मीर कासिम के इस कदम को अपने लिए अपमानजनक माना। 9 जुलाई 1763 को बर्दवान के निकट कहवा में, 2 अगस्त 1763 को मुर्शिदाबाद जिले में गिरिया में तथा 4-5 सितंबर 1763 को राजकमल के निकट उद्दौनलान में
अंग्रेज़ों के हाथों पराजित होने के बाद मीर कासिम मुंगेर की तरफ भागा और तदुपरांत पटना की ओर। मीर कासिम अंग्रेज़ों से बंगाल को हासिल करने के विचार से अवध की ओर भागा और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ एक संधि की। बक्सर का युद्ध 1764। अवध आकर मीर कासिम ने वहां के नवाब शुजाउद्दौला और शरणार्थी मुगल शहंशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक संघ बनाया। शीघ्र ही शक्ति परीक्षण भी हो गया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में युद्ध प्लासी की तर्ज पर नहीं, बिल्कुल तैयारी और अपनी अपनी क्षमता के साथ हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने अपने रण तैयारी और अपनी अपनी क्षमता के साथ हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने अपने रण कौशल का परिचय दिया। दक्षिण में फ्रेंच सेना के विरुद्ध उनके अभियानों के अनुभव काम आए। वाडी वॉश में 1760 में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को करारी मात दे दी थी। मीर कासिम का संघ बुरी तरह पराजित हुआ। इस युद्ध में उत्तर भारत की प्रत्येक संभावनाओं को अंग्रेज़ों ने कुचल दिया और मुगल शक्ति की बची हुई साख भी धूल में मिल गई। युद्ध के बाद 1765 में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर लौटा। उसने बक्सर युद्ध के समझौते के मसौदे तैयार किए। मुगल शहंशाह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली, परंतु क्लाइव के आने से पहले मीर जाफर की मृत्यु हो चुकी थी। फरवरी 1765 में और उसके बेटे नजीम उद्दौला को अंग्रेज़ों ने नवाब की गद्दी पर बिठाकर उसके साथ संधि कर ली थी। नवाब की सेना प्रायः भंग कर दी गई थी और बंगाल में एक नवाब सूबेदार प्रधान किया गया, जिसकी नियुक्ति कंपनी द्वारा होनी थी। मोहम्मद रज़ा खान बंगाल का पहला और अंतिम नायब सूबेदार बना। इलाहाबाद की संधि। 1765 में बंगाल के गवर्नर के रूप में क्लाइव वापस आया। उसने स्वयं को अपूर्ण कार्य को पूरा करने अर्थात वह अंग्रेज़ों को बंगाल में सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति बनाने में जुट गया। उसने 1765 में 2 संधियां, एक मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ और दूसरी अवध के नवाब के साथ इलाहाबाद में की। अवध के साथ संधि। नवाब और अंग्रेज़ों के बीच हुई संधि के अंतर्गत नवाब इलाहाबाद एवं कोरा शाह आलम द्वितीय को देने, कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में देने, बलवंत सिंह बनारस का जमींदार को उसके स्टेट का पूर्ण अधिकार देने और ज़रूरत के समय कंपनी को सैन्य सहायता देने पर सहमत हुए। बदले में नवाब के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया गया। कंपनी उसकी सीमाओं की रक्षा करने हेतु सैनिक मदद देने पर भी राजी हुई। शाह आलम द्वितीय के साथ संधि। शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज़ों के बीच संधि के अंतर्गत निम्न निर्णय लिए गए। शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में आ गया था। इलाहाबाद और कारा नवाब द्वारा दिए हुए मुगल शासक को सौंप दिए गए। बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई। इसके लिए कंपनी द्वारा बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए का भुगतान करना निर्धारित किया गया। अंग्रेज़ों को दीवानी के अधिकार और बंगाल के राजस्व या वित्तीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। मुगल शासक ऊपर लिखित प्रांतों में निजामत प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देने पर सहमत हुआ। सुरक्षा, कानून व्यवस्था, न्याय के प्रशासन का उत्तरदायित्व नवाबों के हाथों में था, लेकिन बक्सर के युद्ध के पश्चात नवाबों की सैनिक शक्ति वास्तव में मृत प्राय हो गई थी। कंपनी को दीवानी मिल जाने के बाद नवाबों की शक्ति पूर्णतः समाप्त हो गई। प्लासी एवं बक्सर के युद्धों का महत्व। अंग्रेज़ों ने प्लासी 1757 और बक्सर 1765 में दोनों युद्धों में निर्णायक विजय प्राप्त करके बंगाल में अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित की। कुल मिलाकर अंग्रेज़ों की इन दोनों लड़ाइयों में विजय के अतिरिक्त उनका अपना कुछ निश्चित महत्व था। प्लासी युद्ध का महत्व। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज़ों की विजय का बंगाल के इतिहास पर विशेष प्रभाव हुआ। अंग्रेज़ों की इस विजय से बंगाल के नवाब की स्थिति कमज़ोर पड़ गई, भले ही यह विजय विश्वासघात या अन्य किसी साधन से प्राप्त की गई हो। बाह्य रूप से सरकार में कोई अधिक परिवर्तन नहीं हुआ था और अभी भी नवाब सर्वोच्च अधिकारी था, लेकिन व्यवहारिक रूप से कंपनी के प्रभुत्व पर निर्भर था और कंपनी ने नवाब के अधिकारियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। नवाब के प्रशासन की आंतरिक कलह स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगी और अंग्रेज़ों के साथ मिलकर विरोधियों के द्वारा किए गए षड्यंत्र ने अंततः प्रशासन की शक्ति को कमज़ोर किया। वित्तीय उपलब्धि के अतिरिक्त अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी और डच कंपनियों को कमज़ोर बनाकर बंगाल के व्यापार पर सफलतापूर्वक अपनी इजारेदारी को स्थापित कर लिया।
बक्सर युद्ध का महत्व। बक्सर की लड़ाई के माध्यम से अंग्रेजों ने बंगाल पर पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। वास्तव में हस्तांतरण की इस प्रक्रिया का प्रारंभ प्लासी की लड़ाई से हुआ था और इसकी चरम परिणति बक्सर के युद्ध में हुई। बक्सर की लड़ाई ने बंगाल नवाब के भाग के सूर्य को अस्त कर दिया और अंग्रेजों का बंगाल में एक शासक शक्ति के रूप में उदय हुआ। मीर कासिम ने बादशाह शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध सफलतापूर्वक एक संघ का गठन किया। यह संघ अंग्रेज़ों के सम्मुख असफल रहा। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत ने ब्रिटिश शक्ति की सर्वोच्चता को सिद्ध कर दिया और उनके विश्वास को अधिक सशक्त किया। यह विजय केवल अकेले मीर कासिम के विरुद्ध न थी, अपितु मुगल बादशाह और अवध के नवाब के विरुद्ध भी थी। इस विजय ने भारत में अंग्रेजों के शासन की स्थापना का मार्ग दृढ़ कर दिया। इस प्रकार प्रारंभिक स्तर पर अंग्रेजों की रुचि बंगाल के संसाधनों का और बंगाल की व्यापारिक क्षमताओं का उपयोग करके एशिया के व्यापार पर अपनी इजारेदारी कायम करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके अधिकारियों की बढ़ती वह व्यापारिक रुचि थी जिसके कारण नवाबों के साथ संघर्ष ने जन्म लिया। बंगाल की राजनीति में अंतर्निहित कमजोरी ने अंग्रेजों को नवाब के विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त करने में बड़ी मदद की। विभिन्न गुटों के शासकों से अलगाव ने बाह्य शक्तियों को व्यवस्था तोड़ने को प्रेरित किया।